नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हार्ड एंड डीप फिजिक्स विद हरदीप सर में। आपको पता होगा कि ऑप्टिक्स की हमने जो शुरू कर रखे हैं लेक्चर, और ऑप्टिक्स के लेक्चर के अंदर कल हमने एक लेक्चर जो है वो आपका अपलोड किया था। पहला लेक्चर था ऑप्टिक्स का, जिसमें हमने ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया था। आज का जो लेक्चर है उसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आपका प्रिंसिपल है ऑप्टिक्स का, फर्मैट्स प्रिंसिपल। हम फर्मैट्स प्रिंसिपल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको आप हिंदी में कहते हो फर्मा का नियम। देखो, फर्मैट प्रिंसिपल को समझना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि फर्मैट प्रिंसिपल या फर्मा का नियम वही है जो आपको पता है। क्या फर्मैट्स ने ये कहा कि कोई भी रे ऑफ लाइट है, उसको अगर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट बी तक जाना है ना, तो एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी तक रे ऑफ लाइट को, प्रकाश की किरण को जाने के लिए वो उस पथ पर जाएगी, उस पाथ को फॉलो करेगी जिस पाथ के ऊपर उसे टाइम मिनिमम लगे, जिससे उसको न्यूनतम समय लगे। अगर ए से बी तक जाना है तो वो इस तरीके से जाएगी कि न्यूनतम समय लगे। अब मैंने दो पथ बनाए हैं, दो पाथ बनाए हैं, ध्यान दें। ए से बी में ए सी बी से होके भी जा सकता हूं, ए डी बी से ऐसे भी जा सकता हूं। और आपको पता है ए सी बी से जाना ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें जो टाइम लगेगा टी वो मिनिमम लगेगा। यानी कि प्रकाश की किरण फर्मा के अनुसार, फर्मैट के अकॉर्डिंग, रे ऑफ लाइट, अगर आपको स्टेटमेंट पूछा जाए फर्मैट्स प्रिंसिपल का, तो फर्मैट्स प्रिंसिपल का स्टेटमेंट आप आराम से दे सकते हो कि सर, फर्मैट्स प्रिंसिपल ये कहता है कि प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट ऑलवेज फॉलोज द पाथ अलोंग विच टाइम इज मिनिमम। उस पथ को फॉलो करती है जिस पर लगने वाला समय क्या होता है, बिल्कुल न्यूनतम होता है। यानी कि प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट, न्यूनतम समय वाला पथ, मिनिमम टाइम जिस पाथ में लगे उस पर फॉलो करती है। सीधी सी बात कह सकता हूं, सबसे मिनिमम टाइम किसमें लगेगा ए से बी तक जाने में? आपको पता है स्ट्रेट लाइन में। किसमें लगेगा? स्ट्रेट लाइन में। यानी कि ये कह सकते हैं कि प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, सरल रेखा में गति करती है। और फर्मा के नियम का एक और नाम है ऋजुरेखीय गति का नियम, लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन, या न्यूनतम समय का नियम, मिनिमम लॉ ऑफ मिनिमम टाइम। तो इसके अलग अलग नाम है। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं फर्मा के नियम की। स्टेटमेंट आप सबको पता चल गया कि रे ऑफ लाइट ऑलवेज फॉलोज द पाथ अलोंग विच टाइम इज मिनिमम। अब देखिए, मान लीजिए रे ऑफ लाइट ए से चली। अब मेन चीज जो पूछी जाती है इसके अंदर वो होती है फर्मैट्स कंडीशन। फर्मा की शर्त बताइए क्या है, फर्मैट्स कंडीशन बताइए। मैं ए से बी तक जा रहा हूं और ऐसे भी जा सकता हूं, ठीक है, ऐसे भी जा सकता हूं। मान लीजिए मैं छोटा सा जब पाथ फॉलो करता हूं, डी कोई भी दूरी है, ये डीएस, जब डीएस दूरी पार करता हूं, मैं यहां से यहां जाता हूं डीएस दूरी, तो मुझे टाइम कितना लगेगा? आपको भी पता है dt बराबर ds बटे c लगेगा। कितने टाइम में मैं ds डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी टाइम। और आपको पता है c क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। और वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है आपको ये भी पता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। ये फर्मैट्स लॉ कहता है, फर्मैट्स प्रिंसिपल कहता है मिनिमम होना चाहिए। इंटीग्रेशन कर दो, ए से बी तक जाने में, ए टू बी, टोटल टाइम भी क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए कि नहीं? अब अगर मैं ये कोई मीडियम ले लूं, अगर ये एयर नहीं है, ये हवा नहीं है, कोई मीडियम ले लिया मैंने, तो मीडियम के लिए वेलोसिटी c नहीं रहती, v हो जाती है। क्या हो जाती है? v। तो क्या लिखूंगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। समझाने के लिए इसीलिए किया ताकि आपको क्लियर हो जाए। मिनिमम v लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए, अब आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? c/v।
तो यहां से v क्या आ जाएगा, c बाय म्यू पुट कर दो। तो टाइम t dt का इंटीग्रेशन t मिनिमम होना चाहिए ds अपॉन c बाय म्यू मिनिमम। अब म्यू ऊपर चला जाएगा, यहां रखते हैं, ये म्यू ऊपर चला गया, टाइम t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू ds बाय c मिनिमम। अब आपको पता है c तो कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है तो उसको कोई मतलब नहीं, इसका मतलब म्यू ds क्या होना चाहिए, मिनिमम। और म्यू ds मिनिमम है तो म्यू ds का डिफरेंशिएशन 0 होगा, क्योंकि मिनिमा और मैक्सिमा जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ाया जाता है कि डिफरेंशिएशन जो होता है मिनिमा का या मैक्सिमा का वो क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए इसका मतलब म्यू ds क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। म्यू ds क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। यही क्या है, फर्मैट्स कंडीशन। यही क्या है, फर्मैट्स। देखो आज क्या पढ़ना है, कल अपने फर्मा का नियम पढ़ा था, याद है ना। आज क्या पढ़ना है, फर्मा के नियम से परावर्तन की व्याख्या करनी है, एक्सप्लेनेशन ऑफ इसका रिफ्लेक्शन का, किससे, बाय फर्मैट्स प्रिंसिपल। है बहुत ही आसान, छोटा सा डेरिवेशन है ये, और डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे आप। देखो क्या है, परावर्तन का मतलब होता है ये कोई सतह है और इस सतह को नीचे से पेंट कर देते हैं। जब पेंट करेंगे तो लाइट जो होगी वो टकरा के वापस मुड़ेगी उसी माध्यम में, उसी मीडियम में वापस आएगी, जिसको रिफ्लेक्शन कहते हो। अब मान लो ये पॉइंट है कोई ए, इस पॉइंट ए से रे ऑफ लाइट चलती है और ये कितना ऊंचा है तल से, h ऊंचाई पर है ये बिंदु। h ऊंचाई से लाइट चलती है, यहाँ पे आके टक्कर मारती है, और जिस जगह पे आके टक्कर मारती है उस जगह पे आपको बनाना होता है अभिलंब, नॉर्मल। ये नॉर्मल है जिसको आप हिंदी में अभिलंब कह देते हो। अब देखो प्रकाश की किरण जो आ रही है, रे ऑफ लाइट जो आ रही है, वो आई कोण पर आके इससे टक्कर मारती है, ठीक है भाई। और ये जो दूरी है ना, जितनी दूरी, ये x है, h हाइट से आ रही है, x इस बिंदु O से दूर है ये, और h इसकी हाइट है, पॉइंट A से चल रही है। इतनी बात क्लियर होगी। अब कोई आपसे पूछे कि ये एंगल अगर I है और यहां से मैं लंब इस पे खींचूं ये पॉइंट, ये भी एंगल क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। ये भी I, ये भी I, और ये दूरी h है, ये x है, तो ये कितनी हो जाएगी, √x² प्लस h स्क्वायर हो जाएगी। ये दूरी √x² प्लस h² हो जाएगी, क्योंकि ये कर्ण है, हाइपोटेनस है, ये लंब और ये आधार, लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर का अंडर। यहां तक क्लियर। अब ये रे ऑफ लाइट जितने एंगल पर आती है, परावर्तन का नियम कहता उतने ही एंगल पर वापस मुड़ जाती है। इस एंगल को आप चाहे r कह दीजिए चाहे I कह दीजिए, लेकिन मुझे प्रूफ करना है I बराबर r होता है, क्योंकि मुझे किसकी व्याख्या करनी है, परावर्तन की। रिफ्लेक्शन की तो मुझे व्याख्या करनी है, तो मैं पहले ही क्यों मान लूं I r के बराबर है, नहीं मान सकता ना, मुझे तो प्रूफ करना है एंड में कि I और r इक्वल है। अब देखो जितनी हाइट तक ये गई है उतनी हाइट तक यहां तक मैं लूंगा इसको, और यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, इसको m कह दो, इसको n कह दो। ये कोण r है तो ये कोण भी r ही होगा। ये दूरी जब p है और ये दूरी x है, ये पूरी p मान लो, तो ये कितनी रहेगी, p माइनस x, ये p माइनस x रहेगी, और हाइट तो h ही है उतनी ही। तो अब कोई आपको कहे ये कितना रह जाएगा, तो √p माइनस x² प्लस h² का अंडर, क्योंकि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर का है ना, कर्ण स्क्वायर होता है, तो उससे ही आ गया हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का अंडर रूट होता है। क्लियर होगी बात। ये तो आपके पास मेन चीजें होंगी। अब दो ट्रायंगल है, दोनों से साइन आई और साइन आर निकाल लो। पहला ट्रायंगल देखो AMO और दूसरा ट्रायंगल देखो ONB या BNO, एक जैसे का नाम लिख लो। अम्मो और बानो दो हो गए, ठीक है। अब देखो पहले अम्मो को देखते हैं। यहां से देखो AMO पे ध्यान दो, साइन आई निकालना है यहां से,
साइन आई क्या होगा, साइन आई लाल बटे का लंब बटे करण, लंब क्या होता है आई के सामने एक्स, और करण क्या है, हो गया ना, यानी कि ये आपके पास आ गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इक्वेशन 1। यहां भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस करो, साइन आर के सामने p माइनस एक्स और अपॉन में वही क्या है p माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर का अंडर रूट इक्वेशन नंबर 2। आसानी है, साइन आई और साइन आर मेरे पास, साइन आई और साइन आर मेरे पास आ गए हैं। अब आगे पता क्या प्रूफ होगा, एंड में ये प्रूफ करना है कि एंगल आई बराबर एंगल आर, यही प्रूफ करना है। यही होता है अपवर्तन का नियम, रिफ्लेक्शन का रूल यही होता है। यानी कि मुझे प्रूफ करना है कि साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, यानी कि मुझे प्रूफ करना है ये इक्वल्स टू ये, है ना, मुझे प्रूफ करना है x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू p माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट p माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बस मुझे आई को आर के इक्वल प्रूफ करना है, मतलब साइन आई को साइन आर के इक्वल प्रूफ करना है, मतलब ये प्रूफ करना है, क्योंकि साइन आई साइन आर मुझे पता है। रे ऑफ लाइट को टाइम कितना लगेगा, बस ये ध्यान रखना, टाइम टेकन बाय रे, यानी कि किरण को लगा कुल समय, और लगा कुल समय आपको पता है, समय जब आपको निकालना हो तो क्या कर देते हो, दूरी बटे वेग, डिस्टेंस यानी कि दूरी बटे वेग यानी कि वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी कर देते हो। कितनी दूर जा रहा है ये प्लस बी, है ना, दूरी कितनी है AO प्लस OB। प्रकाश की किरण रे ऑफ लाइट यहां से चली थी, यहां टकरा के यहां पहुंच गई, दूरी होगी AO प्लस OB। और टाइम और वेग कितना होता है प्रकाश का, c, पता है सबको, हमें वेलोसिटी भी पता है। अब AO क्या है वो भी पता है, और ये क्या होना चाहिए फर्मा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट ये होना चाहिए मिनिमम, सारा काम तो इसी का है, क्या होना चाहिए मिनिमम, इसलिए बराबर में मिनिमम लिख दिया जो फॉर्मेट प्रिंसिपल हमने पढ़ा था। अब 1/c AO का मान मुझे पता है कितना है, अंडर रूट AO एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये भी मुझे पता है OB अंडर रूट p माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू मिनिमम। कोई भी चीज मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, उचिष्ट या निम्नलिष्ट, मिनिमा मैक्सिमा, पहला डिफरेंशिएशन 0 होता है, पहला अवकलन 0, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 कर दो, dt बराबर c है, पढ़ा रहेगा। इसका डिफरेंशिएशन आपको भी पता है, जब x की पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं तो पता है आपको nx n माइनस 1 आता है, यहां पे x की पावर माइनस की हाफ है, सॉरी प्लस की हाफ है, हाफ है ना, तो इसका करोगे क्या आ जाएगा, हाफ आगे आ गया, x की पावर हाफ माइनस 1, यानी कि हाफ x की पावर माइनस हाफ, यानी कि x की पावर माइनस हाफ नीचे चला जाएगा, 1/2 हो जाएगा ना, 1/2 x की पावर 1/2। कहने का मतलब इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे सीधी सी बात है 1/2 और एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आ गया। अब इस अंदर वाले का जो करोगे एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा गुणा लगा के लिख दिया, गुणा 2x, एच स्क्वायर का हो गया 0, सही है बिल्कुल। अब दूसरे का करो, तो इसका करोगे तो 1/2 अंडर रूट p माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब p माइनस एक्स का करोगे तो 2 गुणा p माइनस एक्स, और p माइनस अंदर वाले का किया तो ये आ गया 2 गुणा p माइनस एक्स। अब p माइनस एक्स का करोगे तो 0 माइनस 1, सही है, 0 माइनस 1, और बराबर में लगा दूंगा बड़ा सा 0, कारण मिनिमम का डिफरेंशिएशन 0 होता है। क्लियर होगी बात, ये आपके पास आ गया। अब c को 0 के साथ गुणा कर दो, खत्म, ठीक है, 2 से 2 कट गया, यहां भी 2 से 2 यहां भी कट गया, ये माइनस आगे आ गया, बचा x बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस p माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट p
p माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 0। इससे आ गया ये, इससे आ गया ये, इससे आ गया ये इसको उधर ले जाओ, ये बन गया, ये बन गया। मुझे नहीं लगता समझ नहीं आया होगा। क्लियर होगी बात? तो बहुत ही आसान है। लास्ट में क्या लिख देंगे, यही परावर्तन का द्वितीय नियम है। इट इज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये फर्मैट प्रिंसिपल से रिफ्लेक्शन मिल गया। अब फर्मैट प्रिंसिपल से रिफ्रैक्शन करेंगे, अपवर्तन करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही। अपवर्तन में बस क्या होगा, रे ऑफ लाइट दूसरे मीडियम में चली जाएगी, इसलिए प्रकाश का वेग बदल जाएगा। ऊपर वाले में v1 ले लेंगे, नीचे वाले में v2 ले लेंगे। चीज यही है कि इसके गुणा में v1 sin r आ जाएगा, इसके गुणा में v2 sin r, और उधर ले जाएंगे v2 v1 sin i बटे sin r बराबर v2 बटे v1, μ2 बटे v1 बटे v2 बराबर μ2 बटे μ1, म्यू ग्रुप हो जाएगा। वही चीज आएगी। क्लियर है? चलो इसको अब क्या कर लिया, फर्मा के नियम से परावर्तन की व्याख्या कर ली। अब किसकी व्याख्या करेंगे, इससे किसकी करेंगे बोलो? हाँ, अपवर्तन की व्याख्या करेंगे, यानी कि रिफ्रैक्शन। किसकी व्याख्या करेंगे? रिफ्रैक्शन की। तो देखो काम वैसे ही रहेगा। अब जो पेंट किया हुआ था ना नीचे से, ये पेंट नहीं किया जाएगा। बस क्या नहीं किया जाएगा, ये पेंट नहीं किया जाएगा। और जो प्रकाश की किरण किधर से निकल रही थी, ऊपर टकरा के सीधी जा रही थी रे ऑफ लाइट, अब वो रे ऑफ लाइट क्या करेगी, नॉर्मल से नीचे आ जाएगी। इसी में मैं करवा रहा हूं, देखो नॉर्मल से नीचे आ जाएगी। और कितना नीचे उसको लेके जाएंगे, देखो साइन आई साइन आर वही निकलेंगे हालांकि, लेकिन मैं फिर भी रफ कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए बात सारी। ठीक है? अब देखो बेटा, जो रे ऑफ लाइट यहां से आ रही है ना, वो कितने वेग से आ रही है, वो v1 वेग से आ रही है। कितने वेग से? v1 वेग से आ रही है। और जो नीचे से जब ये जाएगी, ऊपर वाला माध्यम μ1 अपवर्तनांक का है, उसको मान लीजिए वो विरल है। नीचे वाला माध्यम μ2 अपवर्तनांक है, उसको मान लीजिए सघन यानी कि डेंस है। ये डेंस हो गया, इसको आपने बोल दिया रेयर है। अब रे ऑफ लाइट यहां से आएगी, अभिलंब के थोड़ा क्लोज हो जाएगी, है ना, नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी। ये एंगल हो गया आर एंगल हो गया। यहां से उसी तरीके से ए से बी तक पहुंच गई। यहां से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, उसी पॉइंट पे जैसे ये अम्मो था वैसे ये दोबारा हमने बानो बना दिया। ठीक है? ये एंगल आर है तो ये एंगल भी आर हो गया। ये अगर आपके पास वही चीज है सारी, ये आपके पास क्या थी, पूरी P थी, तो ये आपके पास x था, तो ये क्या था, P माइनस एक्स हो गया। ठीक है? ऑब्वियस है ये थोड़ा छोटा होगा क्योंकि इधर मुड़ गई थोड़ी सी, और ये थोड़ा चौड़ा रहेगा। यहां जो वेग है, यहां जो वेलोसिटी है वो v2 हो गई। पिछले पार्ट में वेग एक ही जैसा था, इस पार्ट में वेलोसिटी चेंज हो गई। यहां वेलोसिटी v1 होगी, यहां वेलोसिटी v2 होगी, क्योंकि माध्यम बदल चुका है। समझ आ रही है बात? अब तो कुछ भी नहीं करना, सेम वही। एक तो ट्रायंगल है AMO अम्मो, और दूसरा ट्रायंगल है BNO बानो। उससे वही सेम निकाल लो साइन आई, और सेम निकाल लो साइन आर। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, साइन आई आएगा x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अभी किया हमने। और साइन आर हो जाएगा p माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट p माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्योंकि ये भी हाइट h हमने ली है। क्लियर? तो ये भी वही आ जाएगा p माइनस एक्स अंडर रूट, है ना, OB जो है। तो सेम उसी तरीके से इसका वैल्यू आ गया। साइन आई और साइन आर तो निकल गए। अब मुझे देखना है टाइम t, उसको कर देना मिनिमम। ऐसा ही करना, टाइम t को मिनिमम कर देना। अब टाइम t क्या निकलेगा, अब टाइम t क्या निकलेगा बता सकते हो? देखो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, है ना। डिस्टेंस कितनी है पहले माध्यम में, AO। वेलोसिटी कितनी है, v1। दूसरे माध्यम में क्या है, दूरी OB, और वेलोसिटी कितनी है, v2। AO कितना है, दिख रहा है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे v1, और ये कितना है, अंडर रूट p माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बटा v2।
यही करना, यानी कि AO बटा V1 प्लस OB बटा V2, ये टोटल टाइम हो गया इसको लगेगा। और ये क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मिनिमम। तो इधर जो लिखा है इसको जोड़ देते हैं, क्या होना चाहिए बेटा, टाइम मिनिमम होना चाहिए। तो इसके बराबर में क्या लिख देता हूं, मिनिमम, टाइम मिनिमम होना चाहिए। और मिनिमम का अवकलन या डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो dt 0 कर देंगे। dt करो, इसका करोगे तो अभी किया था 1 बटा V1 गुणा 2x बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब मुझे दोबारा उसका बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये आ जाएगा। उसके बाद इसका करोगे तो क्या आएगा, -1 बटा V2, माइनस इसलिए क्योंकि p माइनस एक्स था, अपॉन अंडर रूट p माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, ठीक है ना, यही आएगा। 2 नहीं आएगा, वो 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 नीचे आएगा तो उससे कैंसिल हो जाएगा, यही कह रहे थे आप, बोल जाएगा करो, ये आ गया। अब 2 से 2 जैसे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर में क्या करेंगे हिमांशु, बराबर में 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना, बराबर 0 चला गया, उसको उधर ले जाओ, 2 से तो कैंसिल हो जाएगा, x अपॉन V1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर p माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट V2 है p माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आ गया, ठीक है बेटा। अब ध्यान दो, ये क्या है, x अपॉन ये इक्वेशन नंबर 1 साइन आई, इक्वेशन नंबर 2 साइन आर। तो फ्रॉम 1 एंड 2 साइन आई बटे V1 बराबर साइन आर बटे V2, साइन आई के नीचे साइन आर ले आइए, साइन आई बटे साइन आर बराबर V1 बटा V2, लिख सकता हूं C बटा V2 बटा C बटा V1, है ना, C बटा V2 बटा C बटा V1, है ना, V2 है ये V1, तो इसको ऐसे कर दिया। C बटा V2 क्या होता है, μ2, और C बटा V1 क्या होता है, लिख देंगे सिंस C by V2 is equal to μ2 and C by V1 is equal to μ1, तो क्या हो गया, हेंस आंसर ही आ गया साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू μ2 बटा μ1 इज इक्वल टू μ, ठीक है। और ये क्या है, किसका लॉ है, ये स्नेल का, किसका नियम है, इट इज स्नेल्स लॉ। तो प्रूफ हो गया ना, यही स्नेल का नियम है, ठीक है निष्ठा। ये आपका क्या हो गया, डेरिवेशन खत्म हो गया, जिसके अंदर हमने पहले तो परावर्तन की व्याख्या कर दी, अब अपवर्तन की व्याख्या कर दी, उससे पहले फर्मा का नियम पढ़ लिया, फर्मा का नियम खत्म हो गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको नोट कर लो, धन्यवाद।